जय हिंद आप सभी को। आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 देखेंगे। जो डेली प्रैक्टिस सेट होता है 100 क्वेश्चन का। इसके पहले जो है ना 17 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। कुछ दिनों से जो है इसका क्लास नहीं आ रहा था, बीच में रुका हुआ था। बिहार पुलिस एग्जाम को लेकर के जो है ना इस सेट को रुका गया था, तो इसलिए जो है ना मतलब इधर ज़्यादा ही सेट 5-6 सेट ज़्यादा ही सर करवा दिए हैं, क्योंकि वॉल्यूम 2 भी स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है तो 18 है। डेली प्रैक्टिस सेट होता है ये, सुबह मॉर्निंग में क्लासरूम में करवाया जाता है। जो भी अगर ऑफलाइन क्लास अगर जाते होंगे तो आपको पता होगा। और बाकी इसके पीछे जो है 17 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, तो सभी लोग जो भी नहीं देखे हैं तो पीछे का प्रैक्टिस सेट सारा देख लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना सर के द्वारा डाला गया है। और आपको जो है ना इस प्रैक्टिस सेट को करना चाहिए, और सभी क्वेश्चन को जो है अच्छे से ध्यानपूर्वक आपको देखना भी चाहिए, क्योंकि जितने भी आप आगे एग्जाम दीजिएगा, बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला है, बीएसएससी का एग्जाम दीजिएगा, बिहार पुलिस का भी और भी वैकेंसी आने वाला है, तो सभी सेट को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा, तभी आपका जो है ना पता चलेगा कि हाँ सर के द्वारा कौन सा क्वेश्चन डाला गया है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से है। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 18 जो है ना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका टेस्ट हुआ था ना 26/7/2024 को टेस्ट हुआ था, इसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 देखेंगे। ठीक है, तो सभी लोग पहले क्लास को शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसका डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा वीडियो का, तो आपको राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे पीछे का जो 17 प्रैक्टिस सेट करवाएं सारा आपको मिल जाएगा, और इधर का जो भी प्रैक्टिस सेट है, इधर का भी जो 18 प्रैक्टिस सेट हो रहा है ना, इसका भी हम प्रैक्टिस सेट कल ही डाल दिए थे। तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारा प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ मिल जाएगा। और क्लास को सभी लोग शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर जो 18 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा और क्लास को पूरा देखिएगा, तभी जो आपको सारा क्वेश्चन याद होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस सीरीज का जो भी प्रैक्टिस सेट है ना, आपको डेली 1 से 2 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, क्योंकि आगे जो भी प्रैक्टिस सेट 5-6-7 आगे चल गया है ना, सारा को हम मैनेज कर देंगे। ठीक है, तो इसका प्लेलिस्ट जाके चेक किया, वो सारा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है कि बाइकोम सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइए इसमें कौन सा जो है ना कथन सही है, बताइए। कह रहा है कि बाइकोम मतलब इसको ना बाइकोम सत्याग्रह कह सकते हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो बाइकोम सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बोल रहा है कि सही है, इसको देखते हैं कौन कौन कथन सही है। देखिए इसमें बोल रहा है ना कि यह त्रावणकोर में गांधीवादी अहिंसक विरोध का तरीका अपनाने वाला पहला आंदोलन था। बिल्कुल क्या है, तो सही है, एक भी कथन सही है। और आगे कह रहा है कि बाइकोम सत्याग्रह जो है ना, यह वर्ष 1924 से 25 के दौरान केरल में हिंदू समाज में अस्पृश्यता के खिलाफ एक सत्याग्रह था। ये भी कथन क्या है, तो बिल्कुल सही है। और आगे देखिए कह रहा है कि इस सत्याग्रह से संबंधित नेता टी.के. माधवन एम.के. गांधी और पिलार ई रामास्वामी आदि थे। तो इसका जो है ना तीनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 1, 2, 3 इसका तीनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि हिंद महासागर अवलोकन प्रणाली, कह रहा है हिंद महासागर अवलोकन प्रणाली इंडोस कब स्थापित हुई थी, बताइए। कह रहा है हिंद महासागर अवलोकन प्रणाली कब स्थापित हुई थी, तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2006 में हुआ था। कब हुआ था, 2006 में हुआ था। और जो भी पेड ग्रुप से जुड़ेंगे ना, उनको ये प्रैक्टिस सेट क्लास से पहले ही आपको सुबह मॉर्निंग में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप लोग लगा लीजिएगा, या तो पढ़ लीजिएगा, जो भी आपको करना है लगा लीजिएगा हमारे सीट पे। और बाकी एक तो जो मार्केट से जो भी बुक आएगा, जिससे बिहार पुलिस का जो भी लोग रहेंगे उनके लिए बिहार पुलिस का पीडीएफ दिया जाएगा उस पेड ग्रुप में, और बिहार दरोगा का दिया जाएगा। और बीएसएससी वाला जुड़ेंगे तो बीएसएससी का भी दिया जाएगा, तो एक बुक का भी दिया जाएगा। और बाकी ये सभी प्रैक्टिस सेट आपको सुबह मॉर्निंग में दे दिया जाएगा, बाकी होमवर्क आपको रात में दे दिया जाएगा। तो सभी लोग जो पेड ग्रुप स्टार्ट हो रहा है, आज से एडमिशन होगा, तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत आपको फायदा होगा, क्योंकि आपको मार्केट से जो है एक भी बुक आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। और सारा जो बुक है ना 2024 का एडिशन है ना, कि सब पुराना बुक है, आप लोग देख सकते हैं। इसके पहले भी हम टेलीग्राम पे फ्री में जो है हम 20 दिन होमवर्क चलाए थे, तो उसमें आप देखिएगा, चेक कीजिएगा, आपको सारा जो है आपको होमवर्क सीरीज आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी सार संग्रह, लुसेंट का और एसपीडी का और ब्रह्मास्त्र का और लुसेंट ऑब्जेक्टिव का आपको सारा देखने को मिल जाएगा। तो जरूर जुड़िए, आपको सारा प्रैक्टिस सेट आपको बिल्कुल जो है आपको उसी बैच में मिलेगा। ठीक है, बाकी फ्री भी डाल दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, लेकिन वहाँ पे आपको ना सेपरेट हर वो चीज़ मिलेगा जो आपको चाहिए। जितना आपको नहीं भी चाहिए ना, उससे ज़्यादा आपको मिलेगा, उतना आप पढ़ नहीं पाइएगा। इसलिए इस बार जो है ना इतना मान लीजिए ना कि इस बार हमको वर्दी लेकर रहना, इस हर हाल में 24 में हमको सिलेक्शन लेना है तो लेना है। कसम खा लीजिए कि हमको पढ़ना है तो पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, जब तक मेरा जॉब नहीं हो जाए। और इस साल ही है सिलेक्शन लेना है, जनवरी से पहले हमको सिलेक्शन हो जाना है, जो भी एग्ज़ाम इधर होगा। तो और दरोगा जिनका सपना है, तो घटनाचर का तो स्पेशल सीरीज स्टार्ट ही हो रहा है, उसी बैच में होगा। तो सभी लोग अपना मेरिट तक जाइएगा जरूर, और सभी लोग जो है ना एकदम धुआंधार तरीके से जो है ना सीरीज स्टार्ट हो रहा है। और बाकी टेलीग्राम पे अगर बोर्ड के माध्यम से तो टेस्ट होगा, एक शाम में 7 बजे एडिटोरिया 7,7500 का होगा,
और 3 में बिहार पुलिस का होगा, और रात में जो है ना बिहार दरोगा का टेस्ट होगा। ठीक है, तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आज जो है सारा डिटेल टेलीग्राम चैनल पर आपको डाल दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हेपेटाइटिस। कह रहा है हेपेटाइटिस एक वायरस जनित रोग है जो मनुष्यों में किस अंग को प्रभावित करता है, बताइए। कह रहा है हेपेटाइटिस एक वायरस जनित रोग है जो मनुष्यों में किस अंग को प्रभावित करता है, बताइए क्या होगा। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत को करता है। किसको करता है? यकृत को करता है। तो कह रहा है कि हेपेटाइटिस एक वायरस जनित रोग है जो मनुष्यों में किस अंग को प्रभावित करता है, तो यकृत को करता है। किसको करता है? यकृत को। क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इनमें से कौन सी पृथ्वी की निगरानी करने वाला भारत का पहला निजी उपग्रह है, बताइए। कह रहा है ना कि इनमें से कौन सी पृथ्वी की जो निगरानी करने वाला भारत का पहला निजी उपग्रह है, बताइए कौन सा उपग्रह है, निजी उपग्रह। तो 4 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, TSAT-1A होगा। क्या है? TSAT-1A। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है कि गॉड पार्टिकल की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, बताइए। तो कह रहा है ना कि गॉड पार्टिकल की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, बताइए। गॉड पार्टिकल की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीटर हिग्स थे। कौन थे? पीटर हिग्स थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है, बताइए। कह रहा है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है, बताइए क्या होगा। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस में स्थित है। कहाँ है? तो ADB का मुख्यालय कहाँ है? तो फिलीपींस में स्थित है, याद रखिएगा। तो ADB का मुख्यालय कहाँ है? तो फिलीपींस में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है कि भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था, बताइए किसके द्वारा हुआ था, बताइए। कह रहा है कि भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का जो प्रारंभ हुआ था किसके द्वारा हुआ था। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुषाणों के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? कुषाणों के द्वारा हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था, बताइए कौन था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, बताइए क्या होगा। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल-बरूनी थे। कौन था? अल-बरूनी। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान जो कौन था? तो अल-बरूनी था। कौन था? अल-बरूनी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था, बताइए। कह रहा है निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था, बताइए कौन लिखा था। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, BD सावरकर लिखे थे। कौन थे? BD सावरकर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है कि अस्कोट वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। बहुत कम लोग आप जो है ना, बहुत कम लोगों को जो है क्वेश्चन देखने को मिलता होगा, आप लोग क्वेश्चन को देख रहे होंगे। तो कह रहा है ना कि अस्कोट वन जीव अभयारण्य जो है किस राज्य में स्थित है, बताइए किस राज्य में स्थित है। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा। तो अस्कोट वन जीव अभयारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में 35 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों से 60 डिग्री से 65 डिग्री है। कह रहा है कि उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में 35 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों से 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों, आगे आइए 65 डिग्री अक्षांश तक जो है ना, कह रहा है अक्षांश तक चलने वाली पवनें हैं। कौन सी पवनें, बताइए। कह रहा है ना कि उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में 35 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों से 60 डिग्री से 65 डिग्री, मतलब जो अक्षांश तक चलने वाली जो पवनें हैं ना, वो कौन सा पवनें, बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पछुआ पवनें हैं। कौन सा पवनें हैं? तो पछुआ पवनें हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है कि विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस इमारत में सबसे पहले देखा गया था, बताइए। कह रहा है कि विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस इमारत में सबसे पहले देखा गया था। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एतमाद-उद-दौला का मकबरा। क्या है? एतमाद-उद-दौला का मकबरा देखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है, बताइए। कह रहा है निम्न में से कौन सी जनजाति जो है ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है, बताइए क्या होगा। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उराव जनजाति। कौन सा जनजाति? उराव जनजाति है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, बताइए। इसमें छांटना है ना कि कौन सा जो है ना ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, बताइए कौन नहीं है। कह रहा है निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्यूरेशियो जो है ना, ये ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। कैलिफोर्निया ठंडी महासागरीय जलधारा है, और ओसियो जो है ठंडी जलधारा है, और कनारी जो क्या है ठंडी जलधारा, लेकिन क्यूरेशियो क्या है? तो गर्म जलधारा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है कि किसकी शिक्षा ने फ्रेंच क्रांति को प्रेरित किया था, बताइए। किसकी शिक्षा ने फ्रेंच क्रांति को प्रेरित किया था, बताइए क्या होगा।
कह रहा है किसकी शिक्षा ने फ्रेंच क्रांति को प्रेरित किया था, और इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, रूसो ने किया था। कौन किया था, रूसो ने। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है किसकी शिक्षा ने फ्रेंच क्रांति को प्रेरित किया था, रूसो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे ये कह रहा है कि मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, बताइए। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। क्या पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना है। आगे क्वेश्चन 17 पे ये कह रहा है कि अधोलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बताइए। अधोलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में काउंट काबूर ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कह रहा है असत्य है ना, यहाँ पे कह रहा है कि अधोलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे कह रहा है यंग इटली की स्थापना जो है ना 1831 ईस्वी में काउंट काबूर ने किया था। यहाँ पे ये ना गलत है, यहाँ पे काउंट काबूर नहीं किया था, यहाँ पे इसका स्थापना ना मेजनी किया था। कौन किया था, मेजनी किया था, याद रखिएगा। ठीक है, मेजनी किया था। जिसका जो है यंग इटली की स्थापना 1831 में काउंट काबूर नहीं, मेजनी किया था। और याद रखिएगा कि इसमें सत्य क्या है। तो इटली के एकीकरण सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था, बिल्कुल सही है। और इटली के एकीकरण की तलवार गैरिबाल्डी को कहा जाता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और इटली की एकता की जन्मदाता नेपोलियन था। क्या था, इटली की एकता का जन्मदाता कौन है था, नेपोलियन था, याद रखिएगा। तो ये तीनों कथन क्या है, तो ए बी डी क्या है, तो सही है, लेकिन सी क्या था, गलत था। ठीक है, आगे क्वेश्चन 18 पे कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संबंधी प्रावधान दिया गया है, बताइए क्या होगा। कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संबंधी प्रावधान दिया गया है, कौन सा अनुच्छेद के तहत दिया गया है, बताइए। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 125 के तहत दिया गया है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संबंधी प्रावधान दिया गया है, तो अनुच्छेद 125 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किससे संबंधित है, बताइए। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक उपचार से। किससे, संवैधानिक उपचार से संबंधित है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि ऑपरेशन ग्रीन हंट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। कह रहा है कि ऑपरेशन ग्रीन हंट जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है ऑपरेशन ग्रीन हंट। इसका सही उत्तर क्या होगा, 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नक्सलवाद का मुकाबला करने के लिए। क्या है, नक्सलवाद मुकाबला करने के लिए। तो कह रहा है कि ऑपरेशन ग्रीन हंट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो नक्सलवाद का मुकाबला करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे कह रहा है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के आगे आइए कार्यपालक उप के जो है ना उप सभापति थे, कौन थे, बताइए। कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा था कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उप सभापति कौन थे, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे कह रहा है कि निम्न शब्दों पे विचार कीजिए, निम्न शब्दों पे विचार करें। कह रहा है सही शब्दों को विचार अनुसार क्रम दीजिए। इसमें क्रम के अनुसार सजाना है, कौन सा क्रम किस अनुसार होगा। देखिए इसका सही जो उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। पहले होगा सार्वभौमिक होगा, ठीक है, पहले सार्वभौमिक, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद समाजवादी है, उसके बाद क्या होगा धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद क्या होगा तो प्रजातांत्रिक होगा। ठीक है, तो पहले जो है ना जो प्रस्तावना में शामिल जो है शब्द है ना वो कौन कौन पहले है, तो सार्वभौमिक, उसके बाद क्या हो जाएगा सार्वभौमिक बाद समाजवादी, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद क्या होगा प्रजातांत्रिक हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 23 पे कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, सम्मिलित कीजिए और सूची 2 के नीचे एक कोटों का उपयोग करते सही उत्तर का जो है ना चयन कीजिए। सूची 1 दिया हुआ है और सूची 2 दिया हुआ है, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। देखिए कौन सा जो है ना अधिकार मूल कर्तव्य जो है मतलब कहाँ कहाँ से जो है ना कौन कौन जो है लिया गया है, किस देश से क्या लिया गया है, बताइए। जैसे कि मूल अधिकार बोलेगा, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, बताइए। मूल अधिकार बोलेगा तो अस्य अधिकार अस्य अमेरिका से लिया गया, ठीक है। मूल अधिकार बोलेगा तो अमेरिका से लिया गया, ठीक है। और शासन की संसदीय प्रणाली बोलेगा तो कहाँ से लिया गया, बताइए। शासन की संसदीय प्रणाली बोलेगा तो कहाँ से लिया गया, तो ये जो है ना यूके से लिया गया है, मतलब ब्रिटेन से लिया गया है। शासन की संसदीय प्रणाली बोलेगा तो यूके से लिया गया है। आपात उपबंध बोलेगा तो कहाँ से लिया गया, जर्मनी से लिया गया, कहाँ से, जर्मनी से लिया गया है। और राज्य की नीति निर्देशक तत्व बोलेगा तो कहाँ से लिया गया, ये लिया गया आयरलैंड से लिया है, कहाँ से, आयरलैंड से। तो फिर से देखिए मूल अधिकार बोलेगा तो अमेरिका से लिया गया, शासन की संसदीय प्रणाली बोलेगा तो यूके से लिया गया है, आपात उपबंध बोलेगा तो जर्मनी से लिया गया, राज्य की नीति निर्देशक तत्व बोलेगा तो आयरलैंड से लिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर क्या है, तो 2 1 4 3, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 24 पे कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया, बताइए। कह रहा है निम्न में से किस राज्य की राजधानी जो है ना का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया, बताइए कौन सा वो राज्य है। तो 24 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो डी है, तेलंगाना है। क्या है, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार जो है ना नहीं है, बताइए। इस ऑप्शन में छांटना है कि आप कौन सा जो है ना एक मौलिक अधिकार नहीं है, बताइए कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति का अधिकार जो है ना मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है, धर्म का अधिकार क्या है तो मौलिक अधिकार है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन जो है ना स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म का अधिकार और समानता का अधिकार ये सब क्या है तो मौलिक अधिकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन जो है ना सही नहीं है, बताइए। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन जो है सही नहीं है, बताइए इसमें कौन सा कथन जो है ना गलत है। देखिए इसको पढ़ते हैं। ये कह रहा है ना कि वह संसद का एक संगठक भाग है, बिल्कुल क्या है तो सही है, ठीक है। भारत राष्ट्रपति के बारे में बोल रहा है तो वह संसद का एक संगठक भाग है, बिल्कुल सही है। वह दोनों शब्दों में चर्चा में भाग लेता है, बिल्कुल क्या है ये भी सही है। जो है ना ये सॉरी दोनों शब्दों में चर्चा में भाग लेता है, यही क्या है बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसका जो है ना मतलब इस क्या है राष्ट्रपति के बारे में क्या है ये गलत है, ठीक है, यही गलत है। और आगे कह रहा है कि वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, ये भी क्या है बिल्कुल सही है। ये कौन सा अनुच्छेद के तहत करता है तो 87 अनुच्छेद के तहत, 87 अनुच्छेद होगा, ठीक है, याद रखिएगा अनुच्छेद 87। और आगे याद रखिएगा कि आगे कह रहा है कि वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, बिल्कुल क्या है तो सही है। इसका राइट आंसर क्या है तो इसमें सही नहीं था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी ए, सी और डी क्या है बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन रही 27 पे, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म जो है ना सही नहीं है। इसमें सही नहीं पूछा है, कौन सा इसमें सही कथन नहीं है। देखिए एक में जो है ना राज्य दिया हुआ है और दूसरे में जो है लोकसभा में स्थान दिया, कौन सा राज्य में कितना लोकसभा का सीट है उसके बारे में दिया है। इसमें छांटना है कि कौन सा लोकसभा जो है ना मतलब उसमें गलत दिया हुआ है, लोकसभा का स्थान दिया हुआ, बताइए इसमें कौन होगा। देखिए आंध्र प्रदेश में जो है ना आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट कितना है तो 42 है, ये क्या है गलत है। आंध्र प्रदेश में कितना है तो 25 है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में अगर लोकसभा का बात करें कितना सीट है तो 25 होगा, ना कि 42 होगा। असम में बोलेगा तो 14 है, बिल्कुल सही है। पंजाब में बोलेगा तो 13 है, बिल्कुल सही है। और पश्चिम बंगाल में बोलेगा तो कितना है 42 है। 42 कहाँ है पश्चिम बंगाल में, ना कि आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में बात करें लोकसभा का सीट कितना है तो 25 है, असम में 14 है, पंजाब में 13 है और पश्चिम बंगाल में बोलेगा तो 42 है। चलिए क्वेश्चन 28 पे कह रहा है कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, बताइए। राज्यपाल जो होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वपोषी घटक नहीं है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वपोषी घटक नहीं है, बताइए कौन स्वपोषी घटक नहीं है। तो अब घटक जो है ना स्वपोषी घटक नहीं है, लेकिन हरे पौधे स्वपोषी घटक है, निर्हरित शैवाल स्वपोषी घटक है, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु ये भी क्या है तो स्वपोषी घटक है। आइए क्वेश्चन 30 पे कह रहा है कि क्षार धातुओं में क्या होता है, बताइए। तो क्षार धातुओं में जो है ना कम आयनन ऊर्जा होता है, क्या होता है क्षार धातुओं में कम आयनन ऊर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 पे कह रहा है कि जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु का पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं। कह रहा है कि जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। आइए क्वेश्चन रही 32 पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है, बताइए। इस ऑप्शन में छांटना है कि कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है, बताइए कौन सा एक कोशिकीय जीव है। तो जीवाणु क्या है एक कोशिकीय जीव है, क्या है जीवाणु क्या है तो एक कोशिकीय जीव है। आइए कह रहा है कि जीन की खोज किसने किया था, बताइए। जीन का खोज किसने किया था, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोहानसन ने किया था। जोहानसन ने जीन का खोज किया था, ठीक है। आइए क्वेश्चन 34 पे कह रहा है कि रतौंधी जो है किस विटामिन की कमी से होता है, बताइए। रतौंधी जो होता है किस विटामिन कमी से होता है, बताइए क्या होगा। रतौंधी जो होता है किस विटामिन कमी से होता है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से क्या होता है रतौंधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 पे कह रहा है एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को किस रूप में जो है परिवर्तित करता है, बताइए। एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करता है। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक ऊर्जा में करता है। किस में करता है आंतरिक ऊर्जा में करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए। विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं आमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि यौगिक जिसका द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है वह कौन सा है, बताइए। यौगिक जिसका द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है वह क्या है, बताइए। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। क्या है कार्बन टेट्राक्लोराइड है। नेक्स्ट कह रहा है कि रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर ना चिपकने वाले की परत होती है, बताइए किसकी होती है। तो हर जगह क्वेश्चन आपको देखने को मिलता होगा। तो कह रहा है कि रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर ना चिपकने वाली परत होती है, कौन सी होती है, बताइए। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेफ्लॉन का होता है। किसका होता है टेफ्लॉन का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि मार्क्स का सिद्धांत एक अतिवादी विकल्प प्रस्तुत करता है, बताइए। कह रहा है कि मार्क्स का सिद्धांत एक अतिवादी विकल्प प्रस्तुत करता है, बताइए कौन करता है।
तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकार्यवाद। क्या है? प्रकार्यवाद होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 40 पे कह रहा है कि मानक विचलन का वर्ग जाना जाता है, बताइए किस रूप में? मानक विचलन का वर्ग जाना जाता है किस रूप में, बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रसरण विधि। क्या है? प्रसरण विधि। ठीक है, तो कह रहा है कि मानक विचलन जाना जाता है तो प्रसरण के नाम से। ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 41 पे कह रहा है कि केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव जो है ना मनाते हैं, बताइए। केरल में फसल की कटाई पे कौन सा उत्सव मनाया जाता है, बताइए कौन सा उत्सव मनाया जाता है केरल में फसल की कटाई पे। तो केरल जो है ना, इसमें कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो ओनम। क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ओनम। नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप कर्नाटक से संबंधित नहीं है, बताइए। कौन सा नृत्य रूप जो है ना कर्नाटक का नहीं है, बताइए कौन सा कर्नाटक का नहीं है। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राउफ नृत्य जो है ना, ये कर्नाटक का नहीं है, ये कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर का है। राउफ नृत्य कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। लेकिन हुतारी नृत्य कर्नाटक का है, करगा नृत्य कर्नाटक का है, सुर्गी नृत्य बोलेगा तो कर्नाटक है, सुग्गी नृत्य बोलेगा तो करगा नृत्य, हुतारी नृत्य कहाँ का? कर्नाटक का है, लेकिन राउफ नृत्य बोलेगा तो जम्मू कश्मीर का है। आइए क्वेश्चन नंबर 43 पे कह रहा है कि पद्मश्री भूरी बाई किस लिए प्रसिद्ध है, बताइए। पद्मश्री भूरी बाई किस लिए प्रसिद्ध है, बताइए किस लिए प्रसिद्ध है। इनका सही उत्तर क्या होगा? 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चित्रकारी थे। कौन थे? चित्रकारी। तो पद्मश्री भूरी जो बाई है ना, वो चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी चुंबकीय डिस्क है, बताइए। इसमें कह रहा है कि कौन सा जो है ना चुंबकीय डिस्क है, बताइए कौन चुंबकीय डिस्क है। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विनचेस्टर है। क्या है? तो विनचेस्टर क्या है? तो एक चुंबकीय डिस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी का उदाहरण नहीं है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से, ऑप्शन को छांटना है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी का उदाहरण नहीं है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ICL 2900 जो है चौथी पीढ़ी का उदाहरण नहीं है, लेकिन एप्पल सेकेंड और TRS 80 और स्टार 1000 ये सब क्या है? तो चौथी पीढ़ी का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे कह रहा है कि जीमेल में एक नया ईमेल संदेश बनाने के लिए निम्न में से किस विकल्प को दबाया जा सकता है, बताइए। कह रहा है कि जीमेल में एक नया ईमेल संदेश बनाने के लिए निम्न में से किस विकल्प को दबाया जा सकता है। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंपोज को दबा सकते हैं। किसको दबाएंगे? कंपोज को। ठीक है, कंपोज रहता है ना नीचे में, देखिएगा जब जीमेल खोलेगा तो नीचे कंपोज रहता है। ठीक है ना। आगे देखिए, शायद ऊपर रहता है कि नीचे रहता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन इसकी जैसे ही जीमेल खोलेगा तो आपको मिल जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन 47 है, देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र ने नहीं लिखी थी, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है मुंशी प्रेमचंद्र ने नहीं लिखी थी, बताइए क्या होगा। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गाइड नहीं लिखे थे, लेकिन गबन मुंशी प्रेमचंद्र का है, गोदान मुंशी प्रेमचंद्र का है, निर्मला बोलेगा तो मुंशी प्रेमचंद्र की पुस्तक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया था, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा जो मतलब यह किला स्मारक जो है वो मतलब शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया था, बताइए। कौन सा जो स्मारक है वो शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया था, बताइए कौन सा नहीं है। तो ये जो है ना शालीमार गार्डन ये शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। लाल किला दिल्ली में जो है शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। लेकिन बुलंद दरवाज़ा जो है ना ये शाहजहां नहीं बनवाया था, अकबर बनवाया था। कौन बनवाया था? अकबर बनवाया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो बुलंद दरवाज़ा कौन बनाया था? अकबर बनवाया था। जामा मस्जिद दिल्ली में इसका निर्माण कौन करवाया था? शाहजहां। तो शालीमार गार्डन, लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। लेकिन बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? तो अकबर ने निर्माण करवाया था। चलिए क्वेश्चन रही 49 पे कह रहा है निम्नलिखित में से किसे लेडी विथ लैम्प की उपाधि दी गई है, बताइए। कराएंगे ना कि निम्नलिखित में से किसे लेडी विथ ए लैम्प की उपाधि दी गई है। तो ऑप्शन इधर है, आइए पहले इधर। तो लेडी विथ लैम्प की उपाधि किनको दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जो है ना लेडी विथ लैम्प बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जायद ऋतु की फसल है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है जायद ऋतु की फसल है। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कद्दू जो है ना जायद ऋतु की फसल है। क्या है? तो कद्दू जो है जायद ऋतु की फसल है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अधिकांश देशों से होकर गुजरती है, बताइए। कौन सी नदी ऐसी है जो अधिकांश देशों से होकर गुजरती है, बताइए कौन सी नदी है। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेन्यूब नदी है। क्या है? तो डेन्यूब नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 पे कह रहा है कि स्विट्जरलैंड में 26 मई किसके सम्मान में विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताइए। कह रहा है कि स्विट्जरलैंड में 26 मई किसके सम्मान में विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, APJ अब्दुल कलाम। क्या है? APJ अब्दुल कलाम के जो है ना सम्मान में 26 मई को स्विट्जरलैंड में क्या मनाता है? विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 पे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे निम्न लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है, बताइए। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे निम्न लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है, बताइए।
तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। क्या है हरियाणा, हरियाणा में कितना है ना, तो 877 है। कितना 877 हरियाणा में, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली मतलब अपंग महिला का नाम बताइए, कौन थी। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अरुणिमा सिन्हा। का क्या है, तो अरुणिमा सिन्हा है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि सर्विस स्टेशन प्रमोटर कारों के प्रदूषण जांच में निम्नलिखित में से किसकी पहचान तथा उसकी मात्रा को मापा जाता है, बताइए। कह रहा है कि सर्विस स्टेशन प्रमोटर कारों के प्रदूषण जांच में निम्नलिखित में से किसकी पहचान तथा उसकी मात्रा को मापा जाता है। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए शीशा तथा कार्बन कण। क्या है, शीशा तथा कार्बन कण। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पे कह रहा है कि मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकता है, बताइए क्या हो सकता है। मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकता है, तो क्या होगा, तो प्लास्टिक होगा। क्या होगा, प्लास्टिक। बी इज द राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन 57 पे कह रहा है किस उपग्रह द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई है, बताइए। कह रहा है किस उपग्रह द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई है। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए निबंस 7। क्या है, निबंस 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु को उत्प्रेरक समपरिवर्तक कैटालिक कन्वर्टर में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस धातु को उत्प्रेरक समपरिवर्तक मतलब कैटालिक कन्वर्टर के उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पैलेडियम। क्या है, पैलेडियम है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सम्मिलित जो है ना नहीं, इसमें गलत कथन को चुनना है। कौन सा कथन गलत है, देखिए इसको मिलाते हैं। देखिए एपी कल्चर में क्या होता है, शहद की मक्खी का अध्ययन, बिल्कुल सही है। तो एपी कल्चर में मक्खी का मतलब शहद की मक्खी का अध्ययन होता है। और सेरीकल्चर में क्या होता है, सिल्क वर्म का अध्ययन होता है, बिल्कुल सही है। और पीसी कल्चर में जो है ना लाख कीड़ा का अध्ययन नहीं होता है। पीसी कल्चर में जो है ना लाख कीड़ा नहीं होगा, तो यहाँ पे मछली का अध्ययन होता है। पीसी कल्चर में क्या होता है, तो मछली का अध्ययन होता है। और हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, फूल का अध्ययन। तो एक कथन क्या है, इसमें बोल रहा है सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन एपी कल्चर में शहद की मक्खी बिल्कुल सही है, सेरीकल्चर सिल्क वर्म बिल्कुल सही है, और हॉर्टिकल्चर बोलेगा तो फूल का अध्ययन। लेकिन पीसी कल्चर का बात करें तो लाख का कीड़ा नहीं होगा, मछली का अध्ययन होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पे कर रहा है उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है, बताइए। कह रहा है उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करता है। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या है, पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 पे कह रहा है कि पौधे का आद्र पतन रोग किसके कारण होता है, बताइए। पौधे का आद्र पतन रोग किसके कारण होता है। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पिथियम डिवेरिएनस के कारण होता है। तो कह रहा है कि पौधों का आद्र पतन रोग किसके कारण होता है, तो पिथियम डिवेरिएनस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 62 पे कह रहा है कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है, बताइए। कह रहा है कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गैस्ट्रीन नहीं है, लेकिन जो है ना ट्रिप्सिन टाइलिन और पेप्सिन क्या है, तो पाचक एंजाइम है। और अभी जो है क्या हुआ ना कि सर जो है ना अभी 15 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक छुट्टी है क्लास में, ऑफलाइन जो क्लास है ना, तो सारा क्लास में छुट्टी है। तो इधर जो भी प्रैक्टिस सेट इधर ज़्यादा करवाए हैं ना, इधर जो भी आगे हो गया है वॉल्यूम 2 में, वो सारा हम ना कंप्लीट कर देंगे, तो पूरा मैनेज हो जाएगा। इधर 5-6 दिन क्लास नहीं है सर का, तो आगे तो सेट होगा नहीं, तो जो पीछे का सेट है वो आपको हम करवा देंगे, तो फिर बराबर पे आ जाएंगे, फिर जो भी इधर छूटा हुआ है तो वही करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अभी इसका 1-2 प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिलेगा। तो वॉल्यूम 1 में 20 प्रैक्टिस सेट है, तो 18 प्रैक्टिस सेट हुआ, इसमें 2 बचा हुआ है, बाकी उधर जो है शायद 10 प्रैक्टिस सेट करवाएं आगे वॉल्यूम 2 में, तो उसका भी आपको हम सारा करवा देंगे। बाकी सारा पीडीएफ आपको हम भेज देंगे निकाल करके। चलिए क्वेश्चन आइए 63 पे, ये कह रहा है ना कि निम्न में से सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व कौन सा है, बताइए। कह रहा है कि निम्न में से सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व कौन सा है, बताइए कौन होगा। देखिए ऑप्शन में दिए सोडियम नहीं है, क्लोरीन नहीं है, देखिए आगे 2 ऑप्शन और भी दिया हुआ है। तो 63 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी फ्लोरीन नहीं, फ्लोरीन जो है ना ऋणात्मक तत्व है, ठीक है। तो पूछा था ना कि इनमें से सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो कौन सा ऋणात्मक तत्व बोलेगा, तो फ्लोरीन है। क्या है, फ्लोरीन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 64 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिक्षारकी अम्ल है, बताइए। कह रहा है निम्न में से कौन सा एक त्रिक्षारकी अम्ल है, बताइए कौन एक त्रिक्षारकी अम्ल है। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी फॉस्फोरिक अम्ल क्या है, तो त्रिक्षारकी अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक किस रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम होता है, बताइए। कह रहा है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक किस रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम होता है। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बैगनी का होता है। किसका होता है, बैगनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई पर क्या होगा, बताइए। कह रहा है यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई क्या होगा, अधिकतम ऊंचाई पे क्या होगा। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
सी इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि हड़प्पा स्थल कोड दीजिए उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है, बताइए। कह रहा है हड़प्पा स्थल कोड दीजिए उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है, तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो है। क्या है, मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है, बताइए। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है, तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। क्या होगा, यजुर्वेद। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे ये कह रहा है कि भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्षचरित्र में मिलता है। भास्कर किसे संबंधित थे, बताइए। कह रहा है कि भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्षचरित्र में मिलता है, तो भास्कर किससे संबंधित है, बताइए। क्या होगा, 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम का बर्मन राजवंश। क्या है, असम का बर्मन राजवंश। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ये कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है ना असत्य, इसमें बोल रहा है कौन सा कथन असत्य है। देखिए इसमें कह रहा है कौन सा कथन असत्य है। देखिए कह रहा है हरिहर एवं बुक्का वारंगल के काकतीय सामंत थे, बिल्कुल क्या है, गलत है, ये भी गलत है। और ये कह रहा है कि इस्लाम स्वीकारने, एक मिनट, इसका जो क्वेश्चन है ना, फिर देखिए क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे कह रहा है ना, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कथन विचार कीजिए, जिसमें कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, यहाँ पे असत्य का बात किया, कौन सा कथन गलत है, तो कह रहा है ना कि हरिहर एवं बुक्का वारंगल के काकतीय के सामंत थे, बिल्कुल क्या है, तो सही है। ठीक है, और यही कह रहा है इस्लाम स्वीकारने के पश्चात हरिहर और बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत में विद्रोह दमन के लिए भेजा था, बिल्कुल कथन क्या है, तो ये भी सही है। इस्लाम स्वीकारने के पश्चात हरिहर और बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत में विद्रोह दमन के लिए भेजा था, बिल्कुल सही है। और हरिहर और बुक्का के गुरु विद्यारण्य थे, बिल्कुल सही है। और हरिहर और बुक्का ने विजयनगर को तुम्हारा नदी के किनारे बसाया था, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसमें जो है ना कोई कथन, सारा कथन क्या है, सही है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या है, तो असत कथन पूछा था, इसमें से कोई नहीं, मतलब गलत कोई नहीं, सारा कथन क्या है, तो चारों कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए क्वेश्चन 71 पे कह रहा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे, किसके थे, बताइए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, किसके शिष्य थे, तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ख्वाजा उस्मान हारूनी के थे। किसका, ख्वाजा उस्मान हारूनी के। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी में किस सिख गुरु ने सम्मान में उच्च मनसब प्रदान किया था, बताइए। कह रहा है कि मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने किस सिख गुरु के सम्मान में उच्च मनसब प्रदान किया था, तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। क्या हो, गुरु गोविंद सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे यही कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चयन कीजिए, इसमें सही उत्तर को चुनना है, कौन सा उत्तर सही है। तो ये हैदराबाद राज्य के अमरकोट के निजामात का उदय हुआ था, बिल्कुल क्या है, गलत है। और विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ था, बिल्कुल क्या है, ये सही है। ये 2 नंबर क्या है, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, तो 2 ही होगा। ठीक है, आगे देखिए रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुरानी के द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में से हुआ था, ये भी क्या है, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 2 ही सही है। तो कह रहा कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो विजयनगर साम्राज्य के मैसूर का राज्य का उदय हुआ था, यही कथन क्या है, बिल्कुल 2 नंबर सही है। आगे 1 और 3 क्या है, गलत है। चलिए क्वेश्चन 74 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है, बताइए। कह रहा है ना कि ये कौन जो है ना एक सही सुमेलित है, बताइए। इसमें कह रहा है कि कौन सा एक सही सुमेलित है, देखिए मिलाते हैं। देखिए राधा स्वामी सत्संग बोलेगा तो कहाँ है, ये ना लाहौर नहीं होगा, ये कहाँ है, तो अमृतसर में स्थित है। ठीक है, अमृतसर में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। तो राधा स्वामी सत्संग बोलेगा तो लाहौर नहीं, अमृतसर में स्थित है। आगे आइए, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि भारत का धर्म महामंडल कहाँ है, तो दिल्ली में नहीं, हरिद्वार में है। कहाँ, हरिद्वार में स्थित है। ठीक है, ये हरिद्वार में स्थित है। तो भारत का धर्म महामंडल बोलेगा तो हरिद्वार में स्थित है। और सनातन धर्म की दक्षिणी सभा बोलेगा तो ये कहाँ है, कलकत्ता में, बिल्कुल क्या है, ये सही है। तो इसका सही पूछा था, इसका क्या है, सी नंबर बिल्कुल सही है। और देव समाज बोलेगा तो कहाँ है, तो देव समाज जो है ना बनारस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, लाहौर होगा। ये देव समाज भी कहाँ है, तो लाहौर में है। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि राधा स्वामी सत्संग बोलेगा तो इसका कहाँ है स्थापना, तो अमृतसर में। राधा स्वामी सत्संग बोलेगा अमृतसर में है। अब भारत धर्म महामंडल बोलेगा तो दिल्ली नहीं, हरिद्वार में है स्थित है। और सनातन धर्म की दक्षिणी सभा बोलेगा कलकत्ता में, बिल्कुल सही है। और देव समाज का बोलेगा तो बनारस नहीं, लाहौर होगा। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आई क्वेश्चन 75 पे कह रहा कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था, बताइए।
भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? बताइए क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदू पैट्रियाट। क्या है? हिंदू पैट्रियाट था। ठीक है। और इसका जो है ना अंग्रेजी, यहाँ पे अंग्रेजी अगर यहाँ पे इस ऑप्शन के अनुसार नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही है, लेकिन अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित बोलेगा ना, प्रथम समाचार पत्र बोलेगा तो बंगाल गजट था, जिसका ना गंगाधर भट्टाचार्य जो है के द्वारा मतलब प्रकाशित किया गया था। गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन इस ऑप्शन में जो है ना, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया हुआ इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 पे कह रहा है कि 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार के लौटने वाले व्यक्ति कौन थे? तो कह रहा है कि 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 पे कह रहा है कि भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? बताइए। कह रहा है कि भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? बताइए। इसमें कौन सा पढ़िए और बताइए कौन सा कथन सही है। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है LIC द्वारा भारत छोड़ो LIC पढ़ रहे हैं, AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया था। बिल्कुल क्या है? तो यही कथन क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कह रहा है AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया था, यही कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। बाकी सारा कथन क्या है? गलत है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? बताइए। इसमें कह रहा है कौन एक गलत है। देखिए इसको मिलाते हैं। देखिए फुलानी बोलेगा तो कहाँ है? फुलानी बोलेगा तो पश्चिमी अफ्रीका में, बिल्कुल सही है। अब बंतु बोलेगा तो जो है ना, बंतु सहारा में नहीं है, बंतु सहारा में नहीं, मध्य अफ्रीका में है। कहाँ है? तो मध्य अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका के तट पर है। मध्य अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका के तट पे है। मध्य अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका के तट पे स्थित है, याद रखिए। दक्षिणी अफ्रीका के तट पे स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है। और मसाई बोलेगा तो जो है ना, मसाई बोलेगा तो कहाँ है? तो मसाई पूर्वी अफ्रीका में, बिल्कुल सही है। और नुबा बोलेगा तो सूडान में, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। तो बंतु बोलेगा तो सहारा नहीं, मध्य अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका के बीच स्थित है, मतलब फैला हुआ उसके बीच। आगे क्वेश्चन नंबर 79 पे कर रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानी पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है इटली, सिसिली, सर्डिनिया और कोर्सिका से घिरे सागर कौन सा घिरे सागर का नाम क्या है? बताइए। इटली, सिसिली, सार्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है? बताइए। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, टेरहेनियन सागर है। क्या है? टेरहेनियन सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर पे ये कह रहा है कि मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? बताइए। कह रहा है कि मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बर्फ छत्रकों और हिमस्थित जल की उपस्थिति। क्या है? बर्फ छत्रकों और हिमस्थित जल की उपस्थिति है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 पे कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमशः 48 निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरता है? बताइए। कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो क्रमशः 48 है निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरता है? बताइए। कौन कौन शहर से होकर गुजरता है? NH जो है ना, NH 48 है। बताइए। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो डी होगा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर गुजरता है। तो कह रहा है कि NH जो है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग का जो क्रमशः 48 है, NH 48 है, निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरता है? तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर गुजरता है। चलिए क्वेश्चन 83 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत से मिलता है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत से मिलता है? 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोनाजाइट। क्या है? मोनाजाइट। इसको ना रेतीला खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेतीला खनिज इसी को बोलते हैं, रेतीला खनिज, याद रखिएगा मोनाजाइट को। आइए क्वेश्चन नंबर 84 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चाय है। क्या है? तो चाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 पे कह रहा है गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। बताइए कहाँ? गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है कहाँ? तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? इधर ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए, बताइए। ऑप्शन को पढ़िए, बताइए कौन सा जो है ना कृत्रिम झील है। बताइए कौन सा कृत्रिम झील है? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कोडाइकनाल जो है ना तमिलनाडु में क्या है? तो कृत्रिम झील है। कोडाइकनाल तमिलनाडु में क्या है? तो कृत्रिम झील है। आइए कर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संदर्भ में हल्वी, हो और कुई पद किससे संबंधित है? बताइए। कह रहा है कि भारत के संदर्भ में हल्वी, हो और कुई पद किससे संबंधित है? तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जनजातीय भाषा से। किससे? जनजातीय भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है कि डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? बताइए।
डियागो गार्सिया जो है कहाँ अवस्थित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर में क्या है? तो डियागो गार्सिया स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि BKRV राव ने वर्ष 1931 से 32 में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कितना रुपये अनुमान लगाया है? बताइए। कह रहा है BKRV राव ने वर्ष 1931 से 32 में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कितना रुपये अनुमान लगाया है? तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 62 कितना 62 रुपये अनुमान लगाया है। चलिए क्वेश्चन 90 पे कह रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था में गिरावट के बाद तीव्रता से वृद्धि होती है तो इस प्रकार की रिकवरी ग्राफ दिखाएगा, क्या दिखाएगा? किसी अर्थव्यवस्था में गिरावट के बाद तीव्रता से वृद्धि होती है यह जो है किस प्रकार की रिकवरी ग्राफ दिखाएगा? तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? जेड शेप्ड दिखाएगा। यहाँ पे शेप्ड होगा, यहाँ शेड नहीं होगा, शेप्ड होगा, SHEPED होगा, शेप्ड होगा, ठीक है। यहाँ शेड नहीं लिखा हुआ ना, शेप्ड होगा। तो कह रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में गिरावट के बाद तीव्रता में वृद्धि होगी, यह किस प्रकार की रिकवरी ग्राफ दिखाएगा? तो ये जेड शेप्ड, क्या होगा? जेड शेप्ड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 91 पे कर रहा है सतत विकास का आधार क्या है? बताइए। सतत विकास का आधार जो है ना वो क्या है? तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरणीय दृष्टिकोण। क्या है? पर्यावरणीय दृष्टिकोण है। नेक्स्ट कर रहा है कि रजत रेशा क्रांति संबंधित है किससे? बताइए। रजत रेशा क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कपास उत्पादन। क्या है? कपास उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन 93 पे कह रहा है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौतियाँ कौन सी है? बताइए। कह रहा है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौतियाँ कौन सी है? तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, फिर सभी है। क्या है? तो अपर्याप्त आधारभूत संरचना है, पैकेजिंग उच्च लागत है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा की समस्या है। तो कह रहा है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौतियाँ कौन कौन सी है? तो अपर्याप्त आधारभूत संरचना है, पैकेजिंग की उच्च लागत है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा की समस्या है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, फिर सभी है। आगे क्वेश्चन 94 पे कर औद्योगिक नीति 1948 में उद्योगों के मुख्यतः कितने श्रेणियों में रखा गया है? बताइए। औद्योगिक नीति 1948 में उद्योगों के मुख्यतः कितने श्रेणियों में रखा गया है? तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 श्रेणी में। कितने श्रेणी में रखा गया? 4 श्रेणी में रखा गया है। चलिए क्वेश्चन 95 पे कर रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर में लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था? बताइए। कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर में लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था? तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। क्या है दूसरी पंचवर्षीय योजना? कब से कब था? 56 से 61। क्या है? 56 से क्या है? 56 से 61, ठीक है। 56 से 61 होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आए क्वेश्चन नंबर 96 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का अध्यक्ष होता है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है नीति आयोग का अध्यक्ष होता है? तो कौन होते हैं? सबको पता है, प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 2015 में हुआ था, योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। चलिए क्वेश्चन 97 पे कह रहा है कि वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? बताइए। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं? तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समान स्थिति बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं? समान स्थिति बेरोजगारी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन 98 पे कह रहा है कि मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता है? बताइए। कह रहा है मुगल काल में बिहार का जो व्यापार था वो किस महाद्वीप से होता था? तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी से होता है, फिर सभी से, एशिया से भी, यूरोप से भी, अफ्रीका से भी। तो कह रहा है कि मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? तो एशिया, यूरोप और अफ्रीका से, तीनों जगह से होता था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे कह रहा है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार में विभिन्न स्थानों पर किसने क्रांतिकारी भाषण दिया था? बताइए। बिहार में कह रहा है बिहार में विभिन्न स्थानों पर किसने क्रांतिकारी भाषण दिया था? बताइए कौन होंगे? इसका सही उत्तर क्या होगा? बिहार में विभिन्न स्थानों पर किसने क्रांतिकारी भाषण दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी सत्यदेव ने दिया था। तो बिहार में विभिन्न स्थानों पर किसने क्रांतिकारी भाषण दिया था? स्वामी सत्यदेव ने भाषण दिया था। आइए क्वेश्चन 100 कह रहा है कि बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो है सर के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला गया, तो इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगाइए और अच्छे से क्लास को देखिए, तभी जो है ना आपको एग्जाम में जो अच्छा कर पाइएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर के द्वारा डाला जाता है। और पीछे का जो भी प्रैक्टिस सेट छूट गया है उसको भी देखिए, और बाकी इसके आगे जो भी प्रैक्टिस सेट है तो टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे प्रैक्टिस सेट, जैसे जैसे आएगा उसके पहले ही डाल देंगे PDF। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और आगे जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 19 आएगा, उसके आगे जो भी है वॉल्यूम 1 खत्म करके फिर वॉल्यूम 2 स्टार्ट होगा। तो देखिए कह रहा है 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन है। तो ये 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया। 18 प्रैक्टिस सेट नंबर था, और आगे प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 19 देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।